अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का और इसका कोड है CSC 101। चूँकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो हमारे पास चैप्टर 1 बनता है जो कि है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है और इसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर का बैकग्राउंड के। हमारे पास कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके पास इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास नॉलेज किस टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट में है कि कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर क्या चीज़ है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है और डेटा प्रोसेसिंग क्या है, और कंप्यूटर की फील्ड में डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स इवोल्यूशन ऑफ देयर प्रेजेंट फॉर्म, कंप्यूटर जनरेशंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच कंप्यूटर जनरेशन। इन तमाम ऑब्जेक्टिव को हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें। फर्स्ट में हमारे पास कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। हमारे पास जो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो बेसिकली कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट कैलकुलेशन को कहा जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हों तो हम उसको कहते हैं हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। Thereby, a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed. इसलिए हम लोग कंप्यूटर को कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देती है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। आपने कुछ भी ऐड कराना हो, सब्ट्रैक्ट कराना हो, मल्टीप्लाई कराना हो या किसी की भी काउंटिंग करनी हो तो आपको ये काम कंप्यूटर आसानी से करके दे सकता है और इसमें एरर का चांस भी बहुत कम होता है। A computer is also called a data processor. कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। डेटा प्रोसेसर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा व्हेन एवर डिजायर्ड। डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर को इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो डेटा इनपुट की फॉर्म में लेता है, उसको स्टोर भी कर सकता है। स्टोर अगर आप कराना चाहें तो उसको स्टोर भी करा सकते हैं, नहीं तो उसको टेम्परेरी यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको प्रोसेस करता है कि आपके पास किस टाइप की इंफॉर्मेशन आई है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है कि आपने उस डेटा के साथ क्या करना है, उसको ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, किस टाइप की इंस्ट्रक्शन। उस इंस्ट्रक्शन को ये डिकोड करेगा और वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट जनरेट करेगा या एक डेटा आपको या एक इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं। Data processing. The activity of processing data using a computer is called data processing. जब हम लोग एक कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने कंप्यूटर को डेटा दिया एज अ इनपुट, इसने प्रोसेस किया या इसने मैनिपुलेट किया उसको कि वो क्या चीज़ है या उस डेटा के ऊपर किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। अगर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन है कि इसको सेव कर लो, इस डेटा को सेव कर लो, तो हमारे पास जो कंप्यूटर है इसके जो CPU पार्ट है वो इसको डिकोड करेगा इंफॉर्मेशन को कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आई है, तो उसको उस लिहाज से एक्शन परफॉर्म कर देगा। अगर वो सेव की कमांड देता है तो डेटा को सेव कर देगा। अगर वो कहेगा कि इसको ऐड कर दो तो वो डेटा को ऐड करके रिजल्ट जनरेट कर देगा। अगर हम लोग देखें, हम लोग एक डेटा लेते हैं यूज़र से, यूज़र एक रॉ डेटा देता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज वो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग दे देता है कंप्यूटर को, 1 2 3 अप टू 10 तक। तो ये आपके पास क्या है, डेटा है, इसके कोई मीनिंग नहीं है, ये आपके पास एक रफ सी काउंटिंग है। तो डेटा को कैप्चर कर लिया या इनपुट कर लिया कंप्यूटर ने, कैप्चर मतलब इनपुट कर लिया या ले लिया। इसके बाद जब कैप्चर हो गया डेटा, इसके बाद इसने क्या करना है, मैनिपुलेट करना है या प्रोसेसिंग करनी है इस डेटा के ऊपर, या इस जो आपके पास इनपुट डेटा होगा इसके ऊपर आपके पास इंस्ट्रक्शन भी आएगी कि अगर लेट्स सपोज वो ये कहता है कि 1 से 10 तक के 2 के जो डिविजिबल हैं वो काउंट करके दे दें कि कितने हैं, तो ये उसने इंस्ट्रक्शन दे दी है।
तो अब वो जब मैनिपुलेट करेगा तो वो रीड करेगा कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है। अगर वो ऐड किया है तो ऐड करेगा, अगर वो सब्ट्रैक्ट किया है तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर वो ये कहता है कि डिविजिबल बाय 2 नंबर कितने आ रहे हैं तो वो काउंट करेगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो वो ये कह देगा कि 5 नंबर्स हैं इसमें। इस तरह वो एक आउटपुट दे देगा 5। ये एक आपके पास नंबर आ जाएगा तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा या प्रिंट कर देगा या स्पीकर पे आ जाएगी आउटपुट। तो अब आपके पास जो आउटपुट आई है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आउटपुट जो है वो आपके पास मीनिंगफुल डेटा है और जो डेटा है वो आपके पास एक रॉ मटेरियल है। तो आप जैसे 1 से 10 तक इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितने 2 के डिविजिबल है, नहीं पता। तो अब आपके पास जब 5 का एक नंबर आ गया तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। Data is raw material used as input and information is processed. Data obtained as output of data processing. ये कह रहे हैं कि जो आपके पास डेटा है वो रॉ मटेरियल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, गार्बेज वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो जो आपके पास डेटा आता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन है या वो मीनिंगफुल डेटा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि फर्स्ट में आता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन है। गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। अगर हम लोग एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसको जॉब दे देते हैं, लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने कंप्यूटर को इंडस्ट्री में लगाया हुआ है और उसको हम लोगों ने ये टास्क दिया हुआ है कि उसने बॉटल्स को, कोई सी भी बॉटल है, जिस तरह कोक की बॉटल है, उसको काउंट करते जाना है। ये आपने उसको क्या दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है और ऐसा ही कोड उसको दे दिया है। वो जो कंप्यूटर है उसको हम लोगों ने ऐसे कोड पे उसको डिज़ाइन कर दिया कि वो बॉटल्स को काउंट करेगा। अगर जब वो बॉटल, कोई भी नई बॉटल आती है तो वो उसने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है, काउंट +1 कर देगा कि अब एक और बॉटल आ गई है। जब बॉटल नहीं आएगी तो वो फ्री हो जाएगा। इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होगी। जब भी बॉटल आएगी तो वो उसको काउंट करता जाएगा। इस तरह इंसान का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इंसान के बहुत सारे काम कंप्यूटर ने संभाल लिए हैं। तो जो आजकल सारा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीड। Computer can perform data processing jobs very fast, usually measured in microseconds, nanoseconds and picoseconds. अगर आप लोग कंप्यूटर की स्पीड को देखें तो कंप्यूटर बहुत जल्दी प्रोसेसिंग करता है। अगर हम लोग कोई भी नंबर प्लस कर रहे हैं, कोई भी नंबर्स को 4-5 नंबर्स हैं और वो काफ़ी लार्ज नंबर्स हैं, उसको अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे। कंप्यूटर वो सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में करके आपको दे देगा रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। उसमें आपके पास एरर के चांस बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। एक्यूरेसी। Accuracy of a computer is consistently high and the degree of its accuracy depends upon its design. Accuracy मतलब ये कि आपके पास रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। इसमें आपके पास एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आपके पास एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है डिज़ाइन पे या प्रोग्राम पे। आपने किस तरह का प्रोग्राम कंप्यूटर पे लोड किया हुआ है या आपने किस तरह की कंप्यूटर को ट्रेनिंग दी हुई है। जितना अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन होगा या जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा, उतनी एक्यूरेसी हाई होगी, आपके पास एरर के चांस ज़ीरो होंगे। Computer error caused due to incorrect input data or unreliable programs are often referred to as garbage in garbage out. कंप्यूटर का जो एरर है वो उसके दो बेसिक कॉज है। एक तो या तो आपने इनपुट गलत दे दी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि आपने एक जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया हुआ है, उसने ABC को काउंट करना है, ABC लेटर्स को काउंट करना है और आप उसको इनपुट दे रहे हैं 1 2 3, तो आपने इनपुट गलत दी है तो आपके पास एरर के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। या फिर आपने उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपने अच्छी नहीं बनाई है या आपने कोई कोड है वो अच्छा नहीं डिज़ाइन किया, तो भी आपके पास एरर के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह वो गार्बेज वैल्यू लेगा या रैंडम कोई सी भी वैल्यू लेगा और रैंडम ही कोई सी भी वैल्यू दे देगा। डेलीगेंस।
computer is free from monotony, tiredness and lack of concentration. आपके पास जो कंप्यूटर है ना तो वो थकता है, ना वो बोर होता है, ना उसकी कंसंट्रेशन अप एंड डाउन होती जाती है कि वो सुबह के टाइम उसने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम किया, अब शाम हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया तो वो थक गया। ऐसा नहीं होता, वो कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन होती है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्क करता रहता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। वो मुसलसल काम करता रहता है जो उसको टास्क दिया जाता है एरर फ्री के साथ, और ना तो वो कोई इस काम में गड़बड़ करता है। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। एक कंप्यूटर आपके पास एक से ज़्यादा तरह के भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं जो कंप्यूटर है वो आपके पास सिर्फ एडिशन करेगा, वो सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, वो डिवीजन भी कर सकता है, वो कोई से भी प्रोग्राम कर सकता है, वो काउंटिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक काम करेगा। और हम लोग जो हमारे पास टास्क होते हैं उसको हम लोग सब टास्क में डिवाइड करके उसके काम को आसान भी बना सकते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कंप्यूटर में आप लोग जो चीज़ सेव कर लेते हैं वो हमेशा उसमें सेव रहती है। उसमें जो वो रिकॉल करता है वो किससे करता है? सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी से। एक टेम्पररी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। टेम्पररी स्टोरेज तब तक के लिए होती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो आपने जो पिछला काम किया था, जो टेम्पररी सेव था या आपने जो सेव नहीं किया था, वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज में अगर आप ऑन ऑफ करते रहते हैं तो आपके पास डेटा डिलीट नहीं होता। इट forgets and loses certain information only when it is asked to do so. कंप्यूटर कब इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है या फॉरगेट कर देता है? जब आप उसको कह दें, जब आप उसको कमांड दें कि इसको आपने डिलीट करना है। नो IQ, अ कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज़ प्रोग्राम टू डू। कंप्यूटर से वही टास्क परफॉर्म करेगा जिसकी ट्रेनिंग हुई भी होगी। आपने अपने कंप्यूटर को जिस टास्क के लिए ट्रेन किया होगा, आपके कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा उसको नहीं पता कि कौन सा काम है, या उस कंप्यूटर पे जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई हुई होगी उस प्रोग्रामिंग के दायरे में रहते हुए वो एक्शन परफॉर्म करेगा, उससे बाहर उसने कुछ भी नहीं करना। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड। उसको नहीं पता कि उसने खुद से क्या करना है। उसको जो चीज़ उसको सिखा दी या उसको ट्रेन करा दी या उसके अंदर प्रोग्राम कर दी तो उसने वही टास्क परफॉर्म करने, इसके अलावा उसने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करने। ये नहीं कि उसका दिल चाह रहा है कि उसने ऐड करते जाना नंबर तो वो ऐड कर देगा, मतलब उसका कोई डिसीजन नहीं होता, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर्स आर डिवाइड ऑफ इमोशंस, उसके कोई इमोशंस नहीं होते। ये नहीं कि वो आपसे कभी नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं तो वो आपसे नाराज़ हो गया, या आपने उसको आज काम नहीं कराया तो जैसे ही ऑन करें तो वो खुश ऑन हो जाए। उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसकी कोई इमोशंस नहीं होती। Their judgment is based on the instruction given to them in the form of programs that are written by us. उसकी जो जजमेंट होती है वो किस बेस पे होती है? जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसे वैसे जज करेगा और वैसे वैसे परफॉर्म करता जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसकी एवोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642। 1642 में हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जनरेट हुई थी। इसके बाद आपके पास फर्स्ट कैलकुलेटर जो था वो जिसने परफॉर्म करना था मल्टीप्लिकेशन, वो इन्वेंट हुआ था 1671 में, जो कि बैरन गोटफ्राइड विल्हम वॉन लेबनिज ने इन्वेंट किया था। जो फर्स्ट कीबोर्ड मशीन थी वो यूएस ने जनरेट की थी 1880 में।
और 1818 में ही हरमन होलरिथ came up with the concept of punch card that were extensively used as input media until late 1970s. इसने एक इनपुट मीडिया को इन्वेंट किया था एज अ पंच कार्ड की फॉर्म में. चार्ल्स बेबेज is considered to be the father of modern digital computer. चार्ल्स बेबेज को हम लोग आजकल के जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इसका फादर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसने डिजिटल कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था. ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन इन 1822. इसने डिफरेंस इंजन का कंसेप्ट दिया था 1822 में. डिफरेंस इंजन आपके पास क्या करता है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कैलकुलेट करता था नंबर्स को एंड सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट टाइम इस तरह की मशीन इन्वेंट हुई थी जो कि चार्ल्स बेबेज ने की थी 1822 और 1842 की रेंज में. He designed a fully automatic analytical engine in 1842 for programming basic arithmetic functions. His effort established a number of principles that are fundamentals to the design of any digital computer. उसने बहुत सारे और भी प्रिंसिपल का कंसेप्ट दिया था जो कि आजकल डिफरेंट डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं. Some well-known early computers. The Mark I computers, इसकी रेंज आपके पास 1937 से 44 थी. The Atanasoff Berry कंप्यूटर, इसकी रेंज आपके पास 1939 से 42 तक ये यूज हुआ था. The ENIAC 1943 से 46 तक. The Advac 1946 से 52 तक. The ADSAC 1947 से 49. मैनचेस्टर मार्क 1 1948. The UNIVAC 1 1951 में ये हुआ था. कंप्यूटर जनरेशंस. हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशंस कितनी हैं और जनरेशंस किसे कहा जाता है? जनरेशंस इन कंप्यूटर टॉक इज अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री. जनरेशन हम लोग कंप्यूटर के टर्म में इसको कहते हैं कि हमारे पास जो पिछली टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या चीज़ ऐड करके नई टेक्नोलॉजी आती है. या स्टेप, या आप कहते हैं जिस तरह एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लोग कैसे किए, तो वो हमारे पास क्या है, जनरेशंस कहलाती हैं. Originally it was used to distinguish between various hardware technologies, but now it has been extended to include both hardware and software. पहले जो जनरेशंस थी उसको हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे कि हार्डवेयर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है. टिल टुडे देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशंस. अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशंस इन्वेंट हो चुकी हैं. अब हम इन 5 जनरेशंस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1942 से 1955 तक का था, और इसमें किस तरह के हार्डवेयर यूज़ हो रहे थे. इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी थी, पंच कार्ड, सेकेंडरी स्टोरेज था इसमें. और इसमें सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी थी? मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी. मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं. इसमें अभी आप इतना देख लें कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपके पास मशीन और असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी. स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी. इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बल्कि इन साइज. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा था. एक रूम में वो फिट आते थे. जितना एक रूम का साइज़ होता है उतने उन कंप्यूटर्स का साइज़ होता था. हाईली अनरिलायबल, इसलिए उनके साइज़ की वजह से भी वो रिलायबल नहीं होते थे. जैसा कि आजकल हम लोगों के पास हाथ में कंप्यूटर है, ये पहले रूम में होते थे, जिससे पूरा रूम ये रिजर्व कर लेते थे. इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता था. लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड कॉस्टली, ये कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते थे और इनका जो कॉस्ट होती थी वो भी काफ़ी हाई होती थी. डिफ़िकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, और इसकी जो प्रोडक्शन थी वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और इसको यूज़ करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था. वो ये इसलिए ये अनरिलायबल था. Some representative systems, ENIAC, ADVAC, ADSAC,
यूनिवैक 1, IBM 701। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1955 से 1964 का था, और इसमें जो आपके पास हार्डवेयर यूज़ हो रहे थे वो ट्रांजिस्टर्स थे, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी थी, मैग्नेटिक टेप डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज थी, और जो सॉफ्टवेयर थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी। साइंटिफिक ये अब आस्ता आस्ता जो सेकंड से थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन होगी वो आपके पास यूज़र फ्रेंडली होती जाएगी। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर्स नहीं थे, और इसमें साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस दोनों के लिए यूज़ होता था। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फास्टर हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इसका साइज भी स्मॉल था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मोर रिलायबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, एंड ईजियर टू प्रोग्राम दैन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, और इसका जो प्रोग्राम है वो भी ईजी था। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली, लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन थी वो फिर भी कॉस्टली थी और डिफ़िकल्ट थी। इसके जो सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं वो हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604, यूनिवैक LARC। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 1964 से 1975 का था, और इसमें जो आपके पास हार्डवेयर यूज़ होते हैं वो ICs विद SSI एंड MSI टेक्नोलॉजीज थी, लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होती थी, लार्जर कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स थी, सेकेंडरी स्टोरेज, मिनी कंप्यूटर्स, अपवर्ड कंपैटिबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें जो सॉफ्टवेयर थे वो कौन कौन से थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था आपके पास, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में था। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब पिछले सेकंड जनरेशन में भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन इसमें यहाँ पे मोर स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी। अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये मोर फास्टर था एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, और इसका जो साइज़ था वो स्मॉल होता गया। अब जो फर्स्ट जनरेशन था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे भी ज़्यादा कम। मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ईजी एंड चीपर टू प्रोड्यूस। ये इसको इस्तेमाल करना भी आसान था और इसको परचेज करना भी आसान था। कमर्शियली ईजियर टू यूज़ एंड ईजियर टू अपग्रेड दैन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम्स। इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता था और इसको आसानी के साथ यूज़ किया जा सकता था। साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस। सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स IBM 360, 370 का PDP-8, PDP-11, CDC 6600। आपके पास जो फोर्थ जनरेशन थी उसका टाइम पीरियड 1975 से 1989 का था, और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हो रहे थे वो ICs विद VLSI टेक्नोलॉजी थी, माइक्रो कंप्यूटर्स थे, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क एज इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज था, मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क एज पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया यूज़ होता था। इसमें पर्सनल, ये इसकी एग्जांपल जैसे पर्सनल कंप्यूटर है वो है, जैसे कि आप जो आज से 7-8 साल पहले यूज़ करते थे कंप्यूटर्स, जिसका CPU सेपरेट होता था, कीबोर्ड सेपरेट, माउस सेपरेट, ये इसकी एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन की। सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड on parallel vector processing and symmetric multiprocessing technologies, separate of high-speed computer networks. की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC with GUI and multiple window on a single terminal screen. इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, जो कि आजकल यूज़र इंटरफेस होते हैं जिसमें आपके पास ग्राफिक्स भी यूज़ होती हैं, जिस तरह रेड, वाइट, ग्रीन, मतलब कलर होते हैं, एनिमेशन होती है। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI नहीं था। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद concurrent programming language, Unix operating system with C programming language, object-oriented design and programming, PC network-based and supercomputing applications.
की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल, अफोर्डेबल। स्मॉल, इसका साइज अब छोटा होता गया, अब ये टेबल पे एक टेबल पे यहाँ जाता था। अफोर्डेबल था, रिलायबल था एंड इजी टू यूज़ पीसीज, और इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान था। मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। इसकी जो एग्जांपल है वो मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स हैं। टोटली जनरल पर्पस मशीन बन गई थी। पहले आपके पास जो कंप्यूटर्स थे वो स्पेसिफिक थे, वो आपके पास जनरल पर्पस नहीं थे। अब आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं उससे आप लोग हर तरह के काम ले सकते हैं, जैसे म्यूज़िक सुन लिया, डॉक्यूमेंट्स बना लिए, वीडियो देख ली या कुछ भी कर लिया, वो आपके पास क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। ईजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, ईजियर टू अपग्रेड, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल। इसकी जो सिस्टम्स हैं वो कौन सी हैं, IBM PC एंड इट्स क्लोन्स, एप्पल TRS-80, वैक्स 9000, क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1989 से अभी तक ये चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन। इसके जो हार्डवेयर्स थे वो आपके पास ICs विद ULSI टेक्नोलॉजी थी, लार्जर कैपेसिटी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट था, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया था, नोटबुक्स, पावरफुल डेस्कटॉप PCs एंड वर्कस्टेशंस, पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स की आती है। इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही थी वो माइक्रो कर्नल बेस्ड था, मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM, जावा यूज़ होती थी, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस, मोर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स, मतलब आप इनको जैसे लैपटॉप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव किया जा सकता है। पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल है और ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। रिलायबल एंड ईजियर टू यूज़ डेस्कटॉप मशीन्स, पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, हाई अप टाइम ड्यू टू होट प्लगएबल components, totally general purpose machine, easier to produce commercially, easier to upgrade, रेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल। इसकी जो सिस्टम्स हैं वो IBM नोटबुक्स, पेंटियम PCs, SUN वर्क स्टेशन, IBM SP एंड 2 SGI Origin 2000, PARAM 10000। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिफरेंट जनरेशन्स में यूज़ होती थी वो ये हैं। वैक्यूम ट्यूब आपके पास फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, ट्रांजिस्टर सेकंड में, ICs थर्ड में यूज़ होती थी, ICs चिप। आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर क्या चीज़ है और हमने इसकी कुछ हिस्ट्री देखी है।